औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम लोग ये रिव्यू लेसन अपना 2 कर रहे हैं और इसमें हमने जो है वो वेरिएबल्स को अभी देखा था कि सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसको हमने सीखा था। अब हम ये देखेंगे कि ये जो सी लैंग्वेज का जो हमने प्रोग्राम सीखा इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में की जा सकती है, तो ये हम अब करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताते चलें, ये जो आपकी कमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में, उसको कमेंट करने को 2 तरीके से किया जा सकता है। डबल स्लैश देके सिंगल लाइन कमेंट किया जा सकता है, जैसे कि ये रिव्यू लेसन 2 लिखा हुआ है, और मल्टी लाइन कमेंट्स अगर देने हो तो उसको आप स्लैश स्टेरिक के बाद जो भी कमेंट्स देने, जितने भी देने, जितनी लाइन के भी देने, वो देने के बाद 15-20 लाइनों के बाद या 20,000 लाइन्स के बाद अगर आपने इसको स्टॉप करना हो तो आप स्टेरिक स्लैश डाल के इसको बंद कर देंगे। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे तमाम लाइनें कमेंट्स ही शुमार होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी में आपको बताया गया था 5 एलिमेंट्स हैं, वो हम देखते जाएंगे क्योंकि हमारी तवज्जो अभी जो है वो डाटा टाइप्स पे सी की, और हमने पुराना प्रोग्राम उठाया हुआ है और उसी को हम ऑल्टर करेंगे अपने हिसाब से, ऑल्टरेशन इसमें अपने हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहला सी का स्ट्रक्चर होता है, उसका एलिमेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पहचान ही होती है कि ये हैश के साइन से शुरू होते हैं, हैश के साइन से शुरू होते हैं, और ये इंक्लूड हो गया, डिफाइन हो गया, ये सारे इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये 2 फाइलें हमने जो है वो इंक्लूड की हैं, इसमें stdio.h की है और conio.h की है। तो ये जो है हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद ये ऑप्शनल पार्ट आ जाता है सी का, जिसमें आप ग्लोबल या एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और साथ में यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है उनको जो है डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, नॉर्मली आप यहाँ पे डेफिनेशन नहीं देते, डेफिनेशन स्टेप 5 में जाके देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वही जो अभी ने वेरिएबल्स देखें, आपने लिख दिया कैरेक्टर अल्फाबेट, और उसके बाद आपने लिख दिया इंटीजर। इंटीजर में आपने नंबर लिख दिया, नंबर 1, और इसी तरीके से फिर आपने फ्लोट में लिख दिया रियल नंबर या रियल नंबर लिख दिया आपने खाली, और डबल में आपने लिख दिया डीबी रियल नंबर। तो ये आपकी 4 बेसिक डाटा टाइप्स हो गई, ये आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, यानी कि आपका पार्ट 2 जो है वो आपने कर दिया। उसके बाद मेन फंक्शन आता है पार्ट 3 में, ये सी के स्ट्रक्चर का तीसरा एलिमेंट है। इसमें आपने खाली ये मेन लिखना होता है, इसमें आप वॉइड मेन वॉइड भी लिख देते हैं अपनी जरूरत के तहत, इंटीजर मेन, और अगर मेन के अंदर कोई वैल्यू पास करनी है वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर खाली मेन लिख के वॉइड भी लिख सकते हैं इसके अंदर, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप वॉइड लिख सकते हैं अंदर, और चाहें तो यहाँ पे अगर इसकी कोई रिटर्न टाइप है, आप मेन से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे इंटीजर मेन लिख दिया। लेकिन जब आप लिखेंगे तो फिर आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो क्योंकि आखिर में हम इसके याद दिला दीजिएगा कि हम आप आखिर में इसके रिटर्न लिखेंगे। तो इंटीजर मेन वॉइड आपने लिख दिया, उसके बाद फिर इसकी बॉडी आती है। चौथा जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है सी के, वो क्या है, बॉडी ऑफ मेन, और ये बॉडी ऑफ मेन ये नहीं पूरी आपकी, ये ब्रैकेट से शुरू होती है कर्ली, और कर्ली ब्रैकेट पर ही खत्म होती है। असल ये गेटवे, सी लैंग्वेज का गेटवे जो है वो यही बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जो आप लिखेंगे वो सबसे पहले चलेगा, इस बॉडी में दी गई पहली लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, और इसमें फिर आपने अगर कोई और फंक्शन कॉल करना है, अलग और भी फंक्शन इस्तेमाल किए हुए हैं, तो वो यहीं से ही कॉल होंगे, और रिटर्न भी वो यहीं पर ही होंगे। तो और आखिरी जो स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूट होगी वही होगी, बाकी दरमियान में आपने जितने फंक्शंस कॉल करने होंगे वो आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, ये आपने लिख दिया। इसके अंदर अगर आपने इसके मेन के वेरिएबल इस्तेमाल करने हो तो वो यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले हुए थे, लेकिन हमने अभी फिलहाल ये नहीं करना, तो लिहाजा हम ये मिटा देते हैं। अब हम ये करेंगे कि ये जितने भी वेरिएबल्स आपने लिखे इन सबको आप क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो मैं इनको यहाँ पे इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर इज इक्वल टू m लिख दिया,
और इसी तरीके से num इज इक्वल्स टू 67 लिख दिया, और रियल नंबर जो मैंने लिखना था वो मैंने लिख दिया 1.93982 मल्टीप्लाई, बल्कि ई प्लस 37 अगर मैं लिखूंगा तो इसका मकसद ये है 1.982 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ प्लस के 38। और इसी तरीके से डबल को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं डबल को लिख दूंगा 3 या इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये लिखने के बाद इसके आगे फ्रैक्शनल पार्ट लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ई, या माइनस भी कर सकता हूँ, माइनस करूंगा तो थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 38 से ज़्यादा से करूंगा, यानी कि मैं इसको 300 से कर देता हूँ, क्योंकि उसकी रेंज जो है प्लस के 308 तक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इनको डिस्प्ले करवाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अच्छा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होती है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा printf अल्फा that is %c, उसके बाद नंबर इज %d, उसके बाद \n/t दिया मैंने, float इज इक्वल्स टू %f और \n/t डबल इज इक्वल्स टू %lf। ये तमाम वही फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है वही चीज मैं वहां पे भी लिखूंगा। अगर ये मैंने गलत लिखा तो ये एरर आ जाएगा। स्पेलिंग में एक नुक्ते का भी जो है ना वो नहीं गुंजाइश। उसके बाद ये रियल नम है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। रियल नम के बाद मेरे पास है डीबी रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ %s name1 और एक डायरेक्ट नेम प्रिंट करवा देता हूँ VR %s, तुम्हारा क्या नाम है? ये देखिए, ये मैंने लिखा है और name1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, name1 को मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ name1। ये करेक्टर की मैं एरे बना रहा हूँ 25 करेक्टर्स की, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ये मैंने नाम दे दिया। तो ये %s जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये जो name1 है ये चला जाएगा। और name1 में हमने क्या डाला हुआ है? name1 में हमने असवद डाला हुआ है, name1 में हमने असवद डाला हुआ है। और यहाँ पे %c में क्या चीज जाएगी? %c में ये अल्फाबेट जाएगा। इसी तरीके से num1 जो है वो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है इसके बाद? %d में चला जाएगा। अगर यहाँ %f होता तो num की वैल्यू %f में जाती, जो कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देती, वो कुछ अजीब किस्म का रिजल्ट देती। तो प्रॉपर आपने ये देखना होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने वही इस्तेमाल किया हुआ है जो कि इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखना पड़ता है आपको। आपने काउंट भी करना होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर ये नंबर 2 है तो कॉमे के बाद नंबर 2 वाला ही इसमें जाएगा। अब ये %f जो तीसरे नंबर पर इस्तेमाल हुआ है, तो तीसरे कॉमे के बाद जो इस्तेमाल हो रहा है वो रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर ही उसके अंदर जाएगा। और इसी तरीके से चौथे कॉमे के बाद डीबी रियल नंबर दिया हुआ है, तो ये चौथा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %lf है इसमें ये वैल्यू जाएगी। और इसी तरीके से %s यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहला नेम है ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं चाहता तो ये नाम
जो है ये यहाँ पे भी लिख सकता था परसेंटेज की जगह, लेकिन आपको तरीका बताना मकसूद था कि आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से गेट सी एच ई की जगह गेट सी एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट सी एच ए आर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं सेव करूंगा, ये देखें, इसको मैं कंट्रोल एस से भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आपके लिए आसानी से मेन्यू से सेव करूंगा। इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ, सेव एज अगर दूसरे नाम से करना हो और सेव अगर इसी नाम से करना हो। तो मैं क्योंकि इसी नाम से करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद मैंने इसको चलाना है, लेकिन चलाने से पहले मैं आपको पांचवा एलिमेंट बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सी का। ये पांचवा एलिमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन भी डिक्लेयर किया होता है यूजर डिफाइंड इस सेक्शन में यानी कि नंबर 2 सेक्शन में, अगर मैंने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन भी डिक्लेयर किया होता तो उसकी डेफिनेशन मुझे यहाँ पे देनी होती। तो क्योंकि मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं किया, ये ऑप्शनल पार्ट है वैसे भी, तो इस वजह से ये प्रोग्राम इसके बगैर भी चल जाएगा। ये पांचवा पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, इनको इस्तेमाल करें या ना करें सी लैंग्वेज का प्रोग्राम चलेगा। लेकिन ये आपका मेन फंक्शन हो गया, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हो गई ये जो पूरी है, और आपके ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैंने ऊपर बताए, ये अगर आप इस्तेमाल ना करें तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसकी मिसाल मैं अक्सर यही देता हूं कि बगैर सर के और बगैर रिब केज वाले हिस्से के कोई भी इंसान आपने नहीं देखा होगा कि वो जिंदा हो, लेकिन हाथ पैर कटा हुआ इंसान आपने जिंदा जरूर देखा हुआ होगा। तो इसकी मिसाल भी इसी तरीके की है कि ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं सी के स्ट्रक्चर के, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है, जिसमें मेन फंक्शन आता है, और जिसमें बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आती है। ये अगर नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं होगा। जब कंपाइल नहीं होगा तो रन भी नहीं होगा और उससे रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो लिहाजा ये एसेंशियल पार्ट है। और बाकी ये जो दो पार्ट्स हैं, पार्ट 2 ये ऑप्शनल है, और पार्ट 5 ये भी आपका ऑप्शनल पार्ट। अब हम इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं। एग्जीक्यूट में किया मैं, आप लोग कंपाइल और रन अलग अलग कीजिएगा टाइम बचाने के लिए। मैं इसको कंपाइल और रन एक साथ कर लूँ। तो जब मैंने इसको कंपाइल और रन एक साथ किया तो इसने जो है मुझे एरर दिया, और इसका एरर देना अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि मैंने ये तो लिखा है कि ये एरे है, लेकिन किस डेटा टाइप की है मैंने नहीं लिखा था, तो लिहाजा मैं यहाँ पे करेक्टर लिख दूंगा। और उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आई होप कि इसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं कि वी स्टूडेंट्स ऑफ सिपोनर्स कॉलेज आर अस्वद, और यहाँ पे आपने लिखा है अल्फाबेट इज एम, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। नंबर 67 आ रहा है लिखा हुआ, और इसी तरीके से फ्लोट की जो वैल्यू आ रही है वो आप देख सकते हैं कितनी लंबी वैल्यू आ रही है, और डबल की वैल्यू जो आ रही है वो पूरे 308 जो जीरोज होते हैं उसके साथ ही आ रही है। और आखिर में वी आर असवद एंड मुदस्सिर और अल्लाह हाफिज लिखा हुआ आ रहा है। परसेंट एस की जगह ये देखें आप, असवद लिखा हुआ है और मुदस्सिर अपनी जगह वैसे ही। इसको अगर आप परसेंट ई के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर परसेंट एल एफ की बजाय परसेंट ई अगर लगा दूंगा तो ये जो है ये छोटा हो जाएगा, ये जो है आपका छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा दिया तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैंने इसको कंपाइल और रन किया। कंपाइल और रन करने के बाद अब आप ये देखेंगे परसेंट ई लगाने से ये छोटा हो गया। ये डबल जो है ये परसेंट ई लगाने से छोटा हो गया। देखें 306 जीरोस तक है ये, यानी ये वैल्यू जो है वो 306 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरीके से आप फ्लोट के साथ भी परसेंट ई लगा सकते हैं, जो मैं आपको वाले लेसन में बताना भूल गया था, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो ये थी सी की डाटा टाइप्स। इसी तरीके से आप इसके साथ अनसाइंड भी लिख सकते हैं। अनसाइंड कैरेक्टर लिख दिया आपने, और इसके साथ आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं या शॉर्ट भी लिख सकते हैं। शॉर्ट इंटीजर आपने लिख दिया, तो ये जब आपने लिख दिया और उसके बाद फिर आप जब इसको चलाएंगे तो ये वैसे ही चलेगा। ये आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की हैयत पे, इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने क्या किया, इंटरनली बस उसने ये कर दिया कि इसको कैरेक्टर के बजाय अनसाइंड कैरेक्टर कर दिया, और इसका साइज जो है वो छोटा कर दिया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये छोटा हुआ भी है कि नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 129, और 129 जो है वो अगर आपका साइन इंटीजर है तो उसके अंदर ये नहीं चलनी चाहिए, ये कोई छोटी वैल्यू देगा इसकी जगह। तो ये 129 ही दे रहा है, यानी कि ये शॉर्ट जो है वो इंक्रीज वो कर रहा है। तो इसके साथ हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कर देते हैं 260 कर देते हैं इसको। 260 करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको कंपाइल हमने रन किया,
और 260 भी ये दे रहा है। इसका मकसद ये है कि ये शॉर्ट को जो है वो इंटीजर के बराबर ही ले रहा है। शॉर्ट इंटीजर की जो लेंथ है वो बेसिकली 2 बाइट्स ही है। शॉर्ट आप लिखें या ना लिखें वो एक ही है। क्लियर ये बात होगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और ये आप इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट लेने का क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे होता है, ये इंशाल्लाह हम किसी और लेसन में चेक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।